नेहा प्रशंसात्मक निगाहों से साधना आंटी को निहार रही थी। बढ़ चढ़कर हर इवेंट में भाग लेती साधना आंटी का उत्साह देखने लायक था। अवसर था बच्चों के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन का। नेहा का कितना मन था कि मम्मी जी पापा जी भी स्कूल चलें। आज तो उन्हीं का फंक्शन था, पर हमेशा की तरह उन्होंने घर में रहना ही पसंद किया। गौरव एक ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में वैसे ही शहर से बाहर थे। मन मारकर नेहा को अकेले ही अंश को लेकर स्कूल आना पड़ा था। अरे नेहा बेटी, कैसी हो? साधना आंटी ने पुकारा तो नेहा प्रणाम करते हुए उनके पांव छूने लगी, पर आंटी ने उसे बीच में ही बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आपको सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते देख बहुत अच्छा लगा। आपके जोश और उत्साह से तो हमें सीखना चाहिए। चलो, तुमने तारीफ कर दी तो मन को सुकून मिला, वरना मैं सोच रही थी कि लोग कह रहे होंगे कि बासी कढ़ी उबाल खा रही है। नहीं आंटी, आप भी क्या सभी को देखिए, सब उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वाकई आप सभी को इतने अच्छे मूड में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब भाभी जी आज भी नहीं आए? साधना आंटी का स्वर गंभीर था। हाँ आंटी, देखिए ना, मैंने कहा भी आप ही का फंक्शन है, पर वे कहने लगे घर पर ही आराम करेंगे। ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, उम्र हो गई है उनकी। उनका मानना है कि कोई गंभीर बीमारी न होते हुए भी बुढ़ापा अपने आप में ही एक गंभीर बीमारी है। हर वक्त थके थके और अपने आप में ही लगे रहते हैं। कभी कभी तो मैं और गौरव यह सोचकर खुद को अपराधी सा महसूस करने लगते हैं कि पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें यहाँ लाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अपार्टमेंट में कुछ और लोगों के माता पिता भी साथ रहते हैं। हम चाहते हैं कि मम्मी जी पापा जी उनके साथ ही सुबह पार्क में घूम लें। फिर एक मुंहफट पड़ोसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उन्हें घर में कैद कर कर रखती हूँ। पूरी बात बताते बताते नेहा का गला रुंध गया था। अरे, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ही वक्त निकालकर किसी दिन उनसे मिलने आती हूँ। जी आंटी, अवश्य, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी और उनके घर वालों से विदा लेकर नेहा ने अंश को खोजा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर चल पड़ी। सबके दादा दादी आए थे और वे सभी स्पोर्ट में भाग भी ले रहे थे। मेरे दादा दादी क्यों नहीं आए मम्मा? अंश ने मासूमियत से पूछा तो नेहा के कदम और भी भारी हो उठे। बेटे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थकान महसूस कर रहे थे। तुम भी अब बहुत थक गए हो, सो जाओ, घर आएगा तब मैं उठा दूंगी। साधना आंटी ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया, वे अगले दिन ही आ गईं। छुट्टी का दिन था। गौरव टूर से आ गए थे और वह और नेहा बालकनी में बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। नेहा ने आंटी को टैक्सी से उतरते देखा तो भागकर उन्हें रिसीव करने नीचे आ पहुंची। आपने बहुत अच्छा किया जो आज छुट्टी के दिन आ गईं। अब पूरा दिन रुकिएगा, रात को खाना खाकर जाइएगा। मैं और गौरव आपको छोड़ आएंगे। मैंने घर आकर मम्मी जी को बताया कि आप स्कूल में मिली थीं। वे भी आपको खूब याद कर रही थीं। अभी देखना, आपसे मिलकर कितनी खुश होंगी। बातें करते करते दोनों ऊपर आ पहुंची थीं। गौरव ने भी आकर बुआ जी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। अंश नजर नहीं आ रहा, वह सो रहा है आंटी, अभी उठाती हूँ। आप तब तक मम्मी जी पापा जी से मिल लें। पापा जी कमरे में अखबार पढ़ रहे होंगे और मम्मी जी पूजा घर में हैं। दूर के रिश्ते की ननद साधना जी को देखते ही जानकी का चेहरा खिल उठा। सामने ही पूजा के चांदी के बर्तनों का ढेर लगा था। वे उठने की चेष्टा करने लगी तो साधना जी ने उन्हें जबरदस्ती बिठा लिया। मैं 5 मिनट में भाई साहब से मिलकर आती हूँ, मैं पूरा दिन यहीं हूँ। साधना जी 5 की जगह पूरे 25 मिनट लगा कर लौटी तो जानकी भाभी को अपना इंतजार करते पाया। नेहा बता रही थी कि तुम उसे अंश के स्कूल में मिली थी। हाँ, आप और भाई साहब क्यों नहीं आए? कितना अच्छा प्रोग्राम था, सब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना एंजॉय किया। नेहा और अंश आप दोनों को बहुत मिस कर रहे थे। अब क्या बताएं, हमसे तो यहाँ घर से बाहर निकला ही नहीं जाता, किसी को जानते ही नहीं हम यहाँ। भाभी, बाहर निकलोगी तभी तो जानोगी, सबको आसपास ही हमारे जैसे ही लोग हैं। हमें संकोच होता है। हमारे शहर की बात अलग थी, यहाँ के लोगों का रहन सहन, बोलचाल सब कुछ अलग है, मॉडर्न है। हमारी उम्र की औरतें भी सलवार सूट में घूमती हैं। हमने तो सारी जिंदगी सीधे पल्ले की साड़ी में निकाल दी, कभी उल्टा पल्ला भी नहीं डाला। अब यहाँ सलवार सूट कैसे पहन लें? नेहा ने कहा आपसे पहनने को। नहीं, वो कुछ नहीं कहती, पर हमें तो लगता है ना कि वह हमारी वजह से कहीं इन लोगों को शर्मिंदगी न उठानी पड़ जाए। कहीं किसी ने अंग्रेजी में कुछ बोल दिया और हम समझ ना पाए, न जवाब दे पाए तो।
आप बेकार की बातें सोचकर खुद ही परेशान हो रही हैं और घर वालों को भी परेशान कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता। अरे इतनी फुर्सत किसे है? आज की जनरेशन वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। उनकी सोच आधुनिक है क्योंकि यह वक्त की जरूरत है, पर वे अपने संस्कार नहीं भूले हैं। रीति रिवाजों के नाम पर होती ढकोसलेबाजी से वे दूर भागते हैं, पर बुजुर्गों का सम्मान करना बखूबी जानते हैं। वो चाहते हैं कि घर के बुजुर्ग खुश रहें, स्वस्थ और समृद्ध रहें। तीज त्योहार अन्य विशिष्ट पर्व उत्सव पर उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। जानकी जी ध्यान से ननद की बातें भी सुन रही थीं और साथ साथ चांदी के बर्तन भी सावधानी से चमकाए जा रही थीं। साधना जी का ध्यान उनकी बातों पर भी था और गतिविधियों पर भी। जानकी जी की टिप्पणी से साधना जी को यह तो समझ आ रहा था कि भाभी की सोच उनसे अलग है, पर कितनी अलग। भाभी, आपका यहाँ मन तो लग रहा है ना? आपकी बराबरी के लोग होंगे इधर। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो कैसे पता चले? वैसे भी लोगों से मिलने जुलने घूमने फिरने की उम्र नहीं रही। सच तो यह है कि हम किसी के काम के ही नहीं रह गए हैं। जो कहीं जाएं ना जाएं, किसी से मिले न मिले, किसी को क्या फर्क पड़ता है? साधना जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी भाभी पर निराशावादी दृष्टिकोण पूरी तरह हावी है और समय रहते उन्हें इससे नहीं निकाला गया तो वे अवसाद की स्थिति में भी जा सकती हैं। उनका हाथ बटाने के उद्देश्य से साधना जी ने कुछ बर्तन अपनी ओर खींचकर साफ करने आरंभ कर दिए। लाइए, मैं करवा देती हूँ। पर भाभी, आपने यह बर्तनों का ढेर निकाला किस लिए था? अरे कमाल करती हो, दीपावली पूजन के लिए निकाले थे और किस लिए? पर क्या जरूरत थी? इनके बिना भी तो काम चल सकता था। प्रत्युत्तर में जानकी जी ने घूर कर देखा तो साधना जी बोल उठी, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको इन्हें सहेजना संभालना पड़ रहा है, व्यर्थ ही परेशानी हो रही होगी। बाहर जो रूटीन के स्टील के बर्तन हैं उन्हीं से काम चला लेती। इन्हें बाहर निकालकर काम लेती रहेंगी तो ये खराब नहीं हो जाएंगे? आखिर इतने कीमती हैं। जानकी जी ने प्रत्युत्तर में अपनी ननद को ऐसे देखा मानो उसने कोई बहुत बेवकूफ़ी वाली बात कह दी हो। अरे मेरी भोली ननद रानी, समय समय पर बाहर निकालती रहती हूँ, काम लेती रहती हूँ, वापस साफ करती रहती हूँ, तभी तो इनकी चमक और खूबसूरती बरकरार है, वरना अंदर रखे रखे काले नहीं पड़ जाते। भाभी, आपको निर्जीव वस्तुओं का इतना ख्याल है और सजीव वस्तुओं का जरा भी नहीं। क्या मतलब? जानकी जी बुरी तरह चौंक उठी। मेरा मतलब है आप, भाई साहब और खुद को भी तो कभी कभी बाहर निकाल सकते हैं, पड़ोसियों रिश्तेदारों से मिलजुल सकते हैं, उनके और घर वालों के साथ हंस बोल सकते हैं। आपके बहू बेटे, यहाँ तक कि आपका पोता भी आपके साथ के लिए तरसता रहता है। पर हम तो समझते हैं कि अब किसी को हमारी जरूरत ही नहीं रह गई। जानकी जी अभी भी असमंजस की स्थिति में थीं। आपकी यही सोच गलत है जिसे आपको बदलना है। आज परिवार में हम बड़े बुजुर्गों की स्थिति इन चांदी के बर्तनों की ही तरह है। वक्त के साथ साथ इनका प्रयोग घटता जा रहा है, पर इनकी महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ साथ इनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इन्हें घर में पाकर सहेज कर औरों को दर्शाकर घरवाले गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनके घर में रहते भविष्य को लेकर एक सुरक्षा भाव बना रहता है। घर में इनकी उपस्थिति घर की शांति, उन्नति और समृद्धि को दर्शाती है। इनकी मौजूदगी घर के बाहर के वातावरण में एक अलौकिक पवित्रता ले आती है, जिसके वशीभूत घर के सदस्य सुख और आनंद के सागर में गोते लगाकर अद्भुत सुकून महसूस करते हैं। जानकी जी विस्फारित नेत्रों से कभी सामने साफ करते हुए रखे चांदी के बर्तनों को निहार रही थीं, तो कभी अपनी ननद को। वे और उनके पति कभी इस सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाए? आपको इन बर्तनों से बहुत लगाव है न भाभी? हाँ बिल्कुल, अपनी जान से भी ज्यादा सहेज कर रखती हूँ मैं इन्हें। आपको इन निर्जीव चीजों से इतना मोह है क्योंकि ये बरसों से आपके साथ हैं। फिर आप तो हांड मास के इंसान हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतने बरस आपके साथ रहने के बाद अब बच्चों का आपके प्रति मोह खत्म हो गया होगा? आप और बच्चे दोनों ही एक दूसरे को अपना सारा वक्त तो नहीं दे सकते, पर कुछ विशिष्ट अवसरों पर एक दूसरे से मिलकर, आशीर्वाद देकर, प्यार करके, अपनी उपस्थिति दर्शाकर एक दूसरे को गौरवान्वित और संतुष्ट तो महसूस करवा सकते हैं। इससे न केवल उन्हें बल्कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी आपने ही कहा था कि किसी वस्तु की सार संभाल करके उसे उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन अपने आप को उपयोगी और दूसरों की नजरों में मूल्यवान बनाए रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। साधनी जी की बातों ने जानकी भाभी को आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया था। खुद ही अपने आप को बोझ मानकर कहीं वे वाकई घर वालों के लिए बोझ तो नहीं बनते जा रहे हैं। वक्त के साथ बूढ़ा तो हर इंसान को होना है,
पर खुद को उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखकर वह खुद भी खुश रह सकता है और दूसरों को भी खुश रख सकता है। मम्मी जी, चाय नाश्ता लगा दिया है, आप साधना आंटी और पापा जी को लेकर लॉबी में आ जाइए। गौरव भी नहा चुके हैं, बस आ ही रहे हैं। नेहा की पुकार सुनाई दी तो जानकी जी जैसे चौंक गईं। उन्होंने फटाफट चांदी के सारे बर्तन समेटे और पेटी में रख दिए। उनके डाइनिंग टेबल पर पहुंचने तक बाकी लोग भी आ चुके थे। नेहा रसोई में चाय छान रही थी। वे नेहा के पास जा पहुंची। लंच में आज खीर मैं बनाऊंगी। गौरव और अंश दोनों को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। नेहा आश्चर्य और खुशी से मम्मी जी को देखने लगी। गौरव दीपक जलाने पूजा घर की ओर बढ़ रहे थे। नेहा ने सबके प्यालों में चाय उड़ेलना आरंभ ही किया था कि पूजा घर से गौरव की पुकार सुनाई दी। माँ, आपने यहाँ से चांदी के बर्तन हटा लिए क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? जानकी जी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। पूजा घर में कदम रखते ही एकदम खाली सा महसूस हुआ। लगा जैसे मंदिर की आभा ही चली गई। गौर से देखा तो पता चला चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। चांदी के बर्तन थे तो पूजा घर में भव्यता और पवित्रता का आभास होता था। साधना जी ने भी भेद भरी मुस्कान से अपनी भाभी को देखा। जानकी जी भी मुस्कुराए बिना रह न सकी। अभी नाश्ता करके सारे बर्तन वापस पूजा में सजा देती हूँ। नहीं, रहने दो, आपको उन्हें सहेजने रखने में तकलीफ होगी। अरे, तकलीफ कैसी? पूजा घर तो वैसे भी पूरा मैं ही सहेजती संभालती हूँ। बात समाप्त करने से पूर्व जानकी जी का यह जोड़ना भी नहीं भूली। अपनों के लिए कुछ करने में तो हमेशा खुशी ही मिलती है। हंसते खिलखिलाते नाश्ता करते उस परिवार को देखकर साधना जी भी बहुत खुश हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।